जय हिंद। नमस्कार साथियों, 8वां वेतन आयोग पर बड़ा कदम। भारत सरकार ने सचिव जेसीएम श्री शिव गोपाल मिश्रा जी को बुलाया है। चिट्ठी लिखकर क्या कहा है वो समझेंगे। दूसरे में बात करेंगे, पूर्व सैनिकों के लिए बड़ा मौका है। जिला सैनिक बोर्ड में या राज्य सैनिक बोर्ड में आप कॉमन सर्विसिंग सेंटर खोल सकते हैं। इसमें आपको डीजीआर की मदद मिलेगी। क्या है इस लेटर में वो समझेंगे। तीसरे में बात करेंगे, कम्यूटेशन कटौती 15 साल तक जारी रहेगी। अदालत का इस पर बहुत बड़ा फैसला आया है। क्या है वो फैसला वो समझेंगे। और अंत में बात करेंगे, फिटमेंट फैक्टर 192 से सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक एक्स और वाई ग्रुप की टेबल तैयार है। दोनों एक जगह एक टेबल में एक्स और वाई ग्रुप का समझेंगे कितनी पेंशन आपकी बढ़ेगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़े आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। 8वां वेतन आयोग गठन की स्वीकृति के बाद सरकार द्वारा अगला कदम क्या होगा उस पर कार्रवाई होना शुरू हो गया दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा 23 जनवरी 2025 को श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि सेक्रेटरी हैं स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल जेसीएम के, उनको पत्र लिखा है। क्या लिखा है कि सर, एज यू आर अवेयर, इट हैज बीन डिसाइडेड टू सेट अप द 8th Central Pay Commission. The terms of reference in TORs of the 8th CPC are now to be finalized. It is therefore requested the suggestions of the staff side in this regard may please be sent to the undersigned at the earliest. अर्थात जो स्टाफ साइड है दोस्तों, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि आपको पता है, इसमें श्री शिव गोपाल मिश्रा जी जो सेक्रेटरी हैं, इनका यहाँ पर सजेशन मांगे गए हैं, जो कि टीओआर क्या होता है दोस्तों, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो अभी शुरू होना है उसके बारे में यहाँ पर उनसे सजेशन मांगे गए हैं कि टीओआर का क्या मतलब है, टीओआर होता क्या है, वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये है दोस्तों 8वां वेतन आयोग गठन की घोषणा के बाद अब आगे की कार्रवाई कैसे होगी। चेयरपर्सन और मेंबर को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। कमेटी गठित के बाद स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग होगी। स्टेक होल्डर के पॉइंट्स को लिया जाएगा। 7वां वेतन आयोग की विसंगतियों को लिया जाएगा। और टीओआर का यहाँ पर बहुत ही इंपोर्टेंट रोल होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस इसको कहा जाता है। इसमें वेतन संरचना, भत्तों और विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लाभ में सुधार के लिए सुझाव मांगे जाते हैं और सिफारिशों के लागू होने की तारीख का सुझाव देना होता है। और आगे ऐतिहासिक और पारंपरिक समानताओं को संबोधित करना, जैसे विभिन्न सेवाओं और कर्मचारियों के समूहों के बीच में कोई वेतन का अंतर है तो उस पर बात करेंगे। महंगाई, आर्थिक विकास और सरकारी कर्मचारियों की बदलती जरूरतों जैसे कारणों का यहाँ पर विचार किया जाता है दोस्तों। ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए इनको श्री शिव गोपाल मिश्रा जी जो सचिव हैं, उनसे ये सजेशन मांगे हैं, आगे की कार्रवाई जल्दी से जल्दी शुरू हो सके दोस्तों। अगले में बात करते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेस्ट ब्लॉक 4 आरकेपुरम के द्वारा 9 जनवरी 2025 को सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, राज्य सैनिक बोर्ड और डीएसडब्ल्यू ऑल स्टेट्स यूटीज को ये पत्र लिखकर बताया है, जिसका सब्जेक्ट है दोस्तों स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन सर्विसेज सेंटर एट राज्य सैनिक बोर्ड पब्लिक जिला सैनिक बोर्ड डायरेक्टरेट्स। तो इस पत्र के अंदर ये बताया गया है कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करने की पहल की गई है। इसके मुख्य रूप से कॉमन सर्विसिंग सेंटर की स्थापना पूर्व सैनिकों को सरकारी सेवाओं और पेंशन संबंधी सेवाओं जैसे स्पर्श पोर्टल तक आसानी से पहुंचा जा सके, और जो कॉमन सर्विसिंग सेंटर की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। इससे उन्हें सरकारी कार्यालयों के बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। दूसरे में उसने कहा कि कॉमन सर्विसिंग सेंटर का संचालन किस प्रकार से होगा। इसमें केंद्र डीजीआर से प्रशिक्षित पूर्व सैनिकों द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। इससे पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इच्छुक पूर्व सैनिक डीजीआर की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट दी गई दोस्तों, इसमें आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यदि आप इच्छुक हैं कॉमन सर्विसिंग सेंटर खोलने की। तो इसमें आगे क्या कार्रवाई करनी है। तीसरे में उसने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर के लिए उपयुक्त स्थान
देखा जाएगा। IT उपकरण जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर आदि आपके पास होना चाहिए और फर्नीचर और अन्य सुविधाएं आपके पास होनी चाहिए। चौथे में उसने फिर आगे बताया कि कॉमन सर्विसिंग सेंटर की स्थापना के बाद तस्वीरें भेजनी होगी, जो कि ये वेबसाइट है। ईमेल के जरिए KSB को सूचना दी जाएगी, जो कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड आपके नियर बाई है, उनको सूचना दी जाएगी। और पांचवें में फिर उसने कहा कि वित्तीय प्रबंधन राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड को इस स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उसको दी जाएगी दोस्तों। और 2025-26 से इसमें जो वित्तीय वर्ष में इसका मेंटेनेंस का भी खर्चा वहां पर दिया जाएगा। तो यह एक अच्छी पहल है दोस्तों, पूर्व सैनिकों को सरकारी सेवाओं तक तेजी से और सुविधाजनक तरीके से पहुंचने के लिए, साथ ही उन्हें रोजगार के अवसर इससे प्रदान होंगे दोस्तों। तो जो भी इसमें इच्छुक हैं वो पूर्व सैनिक ऊपर जो वेबसाइट दी गई है इसमें जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगले में बात कर लेते हैं दोस्तों कम्यूटेशन बहाली 12 साल। कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर कोर्ट का आ गया है अंतिम फैसला। जी हाँ दोस्तों, कम्यूटेशन बहाली को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अंतिम फैसला आया है, जो जनवरी 2024-25 को ये डाला गया है। यहाँ पर बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि कम्यूटेशन पेंशन की बहाली 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद ही होगी, जैसा कि 1995 के पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी पेंशन नियमों में निर्देशित है। यह फैसले के उन याचिकाकर्ताओं की मांग को खारिज कर दिया जो पेंशन बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 10 साल करने की मांग कर रहे थे। तो इसमें फैसला आप पूरा पढ़ना चाहें, यहाँ पर दिया है याचिकाकर्ताओं की क्या दलीलें रही और उसमें बैंक की दलीलें क्या थी, हाई कोर्ट का फैसला क्या दिया, ये इम्पोर्टेंट है। हाई कोर्ट ने यहाँ पर अदालत ने पाया कि 1950 के नियमों में पेंशन बहाली की अवधि स्पष्ट रूप से 15 साल बताई गई है। अदालत ने कहा है कि यह नियम वैध और संवैधानिक है और याचिकाकर्ताओं द्वारा 15 साल की अवधि पर सहमत देने के बाद इसे चुनौती देना अनुचित है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला सरकार की नीति के तहत आता है, जिसमें हस्तक्षेप का अधिकार अदालत को नहीं है। तो ये फैसला का आधार यहाँ पर बताए दोस्तों। यदि कम्यूटेशन बहाली के लिए कुछ कोर्ट केस करने जा रहे हैं तो आपको सोच समझ के इस पर आगे की कार्रवाई करनी होगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत से पूर्व सैनिकों की मांग थी कि 8th CPC फिटमेंट फैक्टर यदि आप टेबल बना रहे हैं तो X और Y ग्रुप दोनों की एक साथ हो। तो ये कोशिश की गई है दोस्तों। यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर आपका 1.92 लिया गया है, जो कि एक्सपेक्टेड चार्ट ये है। इस तरफ आप देखें, रैंक देखेंगे सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक का हमने यहाँ पर लिया है, जिसमें सिपाही MSCP नायक, सिपाही PS नायक, सिपाही MSCP हवलदार, नायक, नायक MSCP हवलदार, नायक MSCP नायब सूबेदार, हवलदार और जो हवलदार MSCP नायब सूबेदार, ये सारा हमने यहाँ पर दिया हुआ है। इस कॉलम में आप क्वालिफाइंग सर्विस देखेंगे, इस कॉलम में आपकी ROP3 Y ग्रुप में कितनी है अभी एट प्रेजेंट वो देख पाएंगे, और इस कॉलम में आप X ग्रुप के हैं तो आपकी ROP3 में बनी इस कॉलम में देखें, और 8th CPC में जो आपकी पेंशन 1.92 फैक्टर लगने के बाद आपका Y ग्रुप के यदि है तो इस कॉलम में कितनी पेंशन बनेगी यहाँ देखें, और X ग्रुप के हैं तो इस कॉलम में आप देखें दोस्तों। जहां पर भी आपका रैंक है पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और इसको आप अपनी एक्सपेक्टेड पेंशन कितनी बनेगी वो आप यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।